करंट अफेयर्स MCQ 9/4/2023। कौन सा देश हाल ही में सैन्य गठबंधन के 31वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? नेपाल, जर्मनी, फिनलैंड या फ्रांस? हमारा आंसर है फिनलैंड। देख लेते हैं फिनलैंड में नाटो के सदस्यों के बारे में। फिनलैंड ज्वाइंस नाटो। फिनलैंड has become the 31st country to join the world's largest military alliance. The Nordic nations shares a 1340 किलोमीटर यानी कि 833 माइल border with Russia, which has long complained about NATO eastward expansion. क्या है, स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो कितने मई 2022 में बिड दाखिल किया था कि इसमें नाटो को ज्वाइन करने के लिए। जुलाई और सितंबर 2022 के बीच में 28 मेंबर एक्सेप्टेड। 28 मेंबर ना, यानी कि हंगरी और तुर्की को छोड़ करके 28 मेंबरों ने क्या किया था, इसको एक्सेशन दे दिया था। और मार्च 2023 में तुर्की पार्लियामेंट रेटिफाइड द फिनलैंड नाटो मेंबरशिप, यानी कि तुर्की ने भी मार्च में इसको मंजूरी दे दी। इसके देने के बाद से अप्रैल 2023 में फिनलैंड को नाटो की सदस्यता मिल गई। अब इसमें देख लेते हैं यूरोपियन देशों की स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ पे है। ये आइसलैंड है। ये आइसलैंड का है, डेनमार्क का। ये डेनमार्क है, इसका पार्ट है आइसलैंड। नहीं, आइसलैंड अलग देश है। ग्रीनलैंड इसका पार्ट है, डेनमार्क का। तो एक आइसलैंड हो गया, आयरलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, क्रोएशिया। ये स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया नहीं है, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, फिनलैंड। स्वीडन अप्लाई किया था लेकिन इसको सदस्यता नहीं मिली। एस्टोनिया और देश है। और क्या यूएसए और कनाडा आल्सो द मेंबर ऑफ नाटो। यूएसए और कनाडा भी इसके नाटो के मेंबर है। इसको क्लियर कर देख लेते हैं इस इमेज में। आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्लोवानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। ठीक है, इसमें देखते हैं एस्टोनिया, लताविया, लुथियानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया। इतने देश का है, कितने हो जाएंगे? 31 कंट्री हो जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह है फिनलैंड के राष्ट्रपति। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने घोषणा की है कि तुर्की के सर्वसम्मत वोट की बदौलत फिनलैंड को 31वां सदस्य बन गया है। गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड की सदस्यता के लिए रूस के विरोध के बावजूद तुर्की की स्वीकृति ने नाटो के विस्तार पर अनुमति दे दी है। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर से अधिक की लंबी सीमा साझा करता है और नाटो में शामिल होने का उसका निर्णय 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद
सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित था। हालांकि नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में कई स्थानों पर आविष्कार किए गए नामों को असाइन करने के चीन के कदमों का विरोध किया है। कौन सा? अमेरिका ने। इसमें कौन से प्रदेश, कौन से स्थान है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? हमारे आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखते इंडिया चाइना रॉक ऑफ पीस। ठीक है। व्हाइट हाउस ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने के चीन के प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करता है। यह हमारे भारतीय क्षेत्र पर चीनी दावे का एक और प्रयास है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से उस क्षेत्र को मान्यता दी है और हम इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्र के दावे को आगे बढ़ाने के किसी भी एक तरफा प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। कौन सा? ये अमेरिका बोल रहा है, व्हाइट हाउस। और इसलिए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइल जीन पियरे ने कहा, फिर से यह ऐसी चीज है जिस पर हम लंबे समय से कुछ चीजों पर टिके हुए हैं। यह बयान चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के मानकीकरण के बाद आया है, जिसे वह तिब्बत के दक्षिण भाग जंगनान के रूप में संदर्भित करता है। कौन सा? तिब्बत के दक्षिण भाग जंगनान। कौन सी राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग, कौन सा शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की योजना बना रहा है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। पहले भारतीय वाणिज्य पोत SS रॉयल्टी के नौकायन को मनाने के लिए 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? हमारा आंसर है 60वीं, 61वां, 62वां या 63वां? हमारा आंसर है 60। नेशनल मैरीटाइम डे 2023। भारत में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 30 मार्च से शुरू होता और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के उत्सव के साथ समाप्त होता है। इस वर्ष यह आयोजन की 60वीं वर्षगांठ है, जिसका उद्देश्य समुद्री उद्योग और इसके इतिहास में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत की समुद्री विरासत और देश की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने में वर्तमान भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिन उन नाविकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है जो उद्योग के सुचारू काम को सुनिश्चित करने के लिए अपने परिवारों से महीनों दूर रहकर समुद्र में अथक परिश्रम करते हैं। IMF ने हाल ही में किस देश के लिए विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है? किस देश के लिए? इसमें 2 को दिया है, श्रीलंका एवं यूक्रेन को। तो यहाँ पर कौन सा है हमारा? यूक्रेन। श्रीलंका नहीं है तो यूक्रेन। IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $115 बिलियन के कुल समर्थन पैकेज के हिस्से के रूप में 11.6 बिलियन SDR लगभग 15.6 बिलियन US$ की विस्तारित निधि सुविधा यानी कि EFF के तहत एक नई 48 महीनों की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी है। यूक्रेन के
ईएफएफ समर्थित कार्यक्रम का उद्देश्य उन नीतियों को सहारा देना है जो राजकोषीय, बाहरी मूल्य और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हैं और आर्थिक सुधार का समर्थन करती हैं, जबकि युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और यूरोपीय संघ में प्रवेश के लिए यूक्रेन के मार्ग के संदर्भ में दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शासन को मजबूत करती है और संस्थानों को मजबूत करती है। ईएफएफ के अनुमोदन से यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और भागीदारों से बड़े पैमाने पर रियायती वित्तपोषण जुटाने की उम्मीद है, जिससे यूक्रेन के भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। मध्यम अवधि की बाहरी व्यवहार्यता प्राप्त होगी और भविष्योन्मुखी आधार पर ऋण विस्तार को बहाल किया जा सकेगा। बेस लाइन और डाउन साइड परिदृश्य। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ कोपा इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभियान आयोजित करेगी? कौन सा कोपा इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करेगी? किस देश के साथ में? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान या अमेरिका? हमारा आंसर है अमेरिका के साथ में। सैन्य जुड़ाव जारी रखते हुए भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस, कौन सा कलाईकुंडा एयरबेस में जापान के साथ एक पर्यवेक्षक के रूप में, कौन सा जापान एक पर्यवेक्षक रूप है के रूप में कोपा इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। एक रक्षा सूत्र ने कहा कि इस अभ्यास में अंतर सक्रियता से सुधार लाने के उद्देश्य से गहन हवाई युद्ध अभ्यास होंगे। भारतीय वायुसेना अपने फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों यानी Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी फाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ फोर्स मल्टीप्लायरों को उतारने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी वायुसेना द्वारा F-15 लड़ाकू जेट लाने की उम्मीद है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कुवैत? ये कहाँ का है? ये राष्ट्रपति है यूक्रेन का। हमारा आंसर होगा यूक्रेन का। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा द्वारा वार्सा, कहाँ पे? वार्सा में राष्ट्रपति महल में दोनों नेताओं के बीच एक बैठक के दौरान पुरस्कृत किया गया था। अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, पोलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा, पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस मोराविकी और व्यापारिक समुदाय प्रतिनिधियों के साथ यूक्रेन और रॉयल कैसल में पोलिस नागरिक में बैठक हुई थी। कैसल में बैठक हुई थी। पोलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा को बढ़ावा देने, नागरिकों की वकालत करने में उनके योगदान के लिए जेलेंस्की को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। किस राज्य के मिर्चा राइस को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? नागालैंड, बिहार, गुजरात या केरल? हमारा आंसर है बिहार। आइए आगे देखते हैं। ये है मिर्चा राइस, मिर्चा चावल या मार्चा चावल बोलते हैं, मार्चा चावल। बिहार के पश्चिमी चंपारण की मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। दाने का आकार
काली मिर्च की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मिर्चा या मार्चा राइस के नाम से भी जाना जाता है। इस चावल के दाने और गुच्छे में एक अनोखी सुगंध होती है जो इसे अलग बनाती है। यह चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्ट और सुगंधित चूरा यानी चावल के गुच्छे बनाने गुणों के लिए प्रसिद्ध है। पके हुए चावल फूले हुए बिना चिपे, मीठे और पॉपकॉर्न जैसी सुगंध के साथ आसानी से पचने वाले होते हैं। धान की खेती करने वालों के पंजीकृत संगठन या मार्चा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह की ओर से जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था। माल्टा के मानद वाणिज्य दूतावास ने किस शहर में माल्टा गणराज्य का स्वतंत्रता दिवस मनाया? अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद? हमारा आंसर है चेन्नई। आइए देख लेते हैं। माल्टा गणराज्य के उच्चायोग और चेन्नई में माल्टा के मानद वाणिज्य दूतावास ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की उपस्थिति में माल्टा गणराज्य का स्वतंत्रता दिवस मनाया। कौन है? माल्टा फ्रीडम चीफ गेस्ट हैं EF श्री आर.एन. रवि। HF श्री आर.एन. रवि चीफ गेस्ट थे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चेन्नई में माल्टा के मानद वाणिज्य दूतावास ने 31 मार्च 1979 को माल्टा की स्वतंत्रता प्राप्ति की 44वीं वर्षगांठ की स्वीकृत स्मृति में स्वागत समारोह मनाया। स्वतंत्रता दिवस ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी की वापसी की सालगिरह है। माल्टा सुंदर आकर्षण और परिदृश्य के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के लिए स्थानों के रूप में काम करता है। माल्टा यूरोप के लिए सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों में से एक है। विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत में माल्टा के उच्चायुक्त रूबेन गौसी और चेन्नई में माल्टा के मानद महावाणिज्य दूत टी थंगामुथु पिल्लई शांता कुमार उपस्थित थे। सला डी अटाकामा दुनिया का सबसे बड़ा नमक फ्लैट किस देश में स्थित है? क्यूबा, चीन, चिली या चाड? हमारा आंसर है चिली। यह क्या है? साल्ट है और जो दिख रहा है साल्ट फ्लैट है, अटाकामा साल्ट फ्लैट। यहाँ पे क्या है? लिकैन केबर वेल्केनो है, माउंटेन क्या है? 5,920 मीटर इसकी हाइट है। कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक मार्क है यहाँ पे। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। टुल्लूर है यहाँ पे, मून वैली, टोकोनायो। आइए देख लेते हैं। ये साल्ट फ्लैट, ये पूरा देख रहे हैं साल्ट फ्लैट है। सला डी अटाकामा चिली में सबसे बड़ा नमक का मैदान है। कहाँ पे? चिली में सबसे बड़ा नमक का मैदान है। या सैन पेड्रो डी अटाकामा के 55 किलोमीटर यानी 34 मील दक्षिण में स्थित है। पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसमें कोई जल निकासी आउटलेट नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से क्या है? पहाड़ है, इसमें कोई जल निकासी आउटलेट नहीं है। पूर्व में यह एंडीज की मुख्य श्रृंखला से घिरा हुआ है, जबकि पश्चिम में कार्डिलेरा डी डोमेको नामक एंडीज की एक माध्यमिक पर्वत श्रृंखला है। बड़े ज्वालामुखी परिदृश्य पर हावी है। इनमें लाइसेंसाबुर, अकमाराची, अगुआस, कैलियंटस और लश्कर शामिल हैं। आखिरी चिली में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये सभी
ये सभी सलार डी अटाकामा के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। कौन सा? ये सभी कौन सा? ये ज्वालामुखी, ये जितने दे रहे हैं सभी क्या है? सलार डी अटाकामा के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो ज्वालामुखियों की एक आम तौर पर उत्तर दक्षिण प्रवृत्त रेखा बनाते हैं, जो इसे छोटे एंडोरहिक बेसिन से अलग करते हैं। एंडोरहिक। पिछले दशकों में सलार डी अटाकामा लिथियम निष्कर्षण के लिए एक हॉटबेड हॉटबेड बन गया है, जो नमक फ्लैट की ब्राइन में पाया जाता है। सलार डी अटाकामा और इसके आसपास के मूल निवासी लिकान आंते हैं। उसके मूल निवासी कौन से? लिकान आंते। किस बैंक ने अप्रैल 2023 में वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पैरोल पैकेज नामक पैरोल खाता लॉन्च किया? कौन सा प्रीमियम पैरोल पैकेज? SBI, यूको बैंक, PNB या कैनरा बैंक? हमारा आंसर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के CEO हैं। कैनरा बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पैरोल पैकेज पेश किया है। उत्पाद को वेतनभोगी ग्राहकों की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्री टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इंस्टा ओवरड्राफ्ट, फ्री पर्सनल एंड एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, प्रीमियम कार्ड जैसी सुविधाएं उत्पाद की कुछ अनूठी विशेषताओं के अलावा अन्य विभिन्न सुविधाओं की पेशकश की जाती है। खाते को वेतनभोगी वर्ग की संपूर्ण 360 डिग्री आवश्यकता के संदर्भ में डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री के सत्यनारायण राजू, MD और CEO कैनरा बैंक ने जो फोटो दिखाया था, ने उत्पाद की विभिन्न अनूठी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि मुझे अपने ग्राहकों के लिए इस नई प्रीमियम सेवा को पेश करने में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे ग्राहक सर्वश्रेष्ठ हकदार हैं। किस देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने 4 नए सैन्य स्थलों की घोषणा की है? चीन, जापान, फिलीपींस या जर्मनी? हमारा आंसर है फिलीपींस। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ विशेषताएं। अमेरिका मिलिट्री फुटप्रिंट्स। The US already operate from 5 military bases in the Philippines. The new agreement will add 4 others. Proposed location. ये है proposed location। ये पहले से 1, 2, 3, 4 और ये 5 पहले से लगेगा 4। ये प्रपोज कौन कैसे? काग्यान, इसाबेल, जम्बलेस और पलवान। ठीक है, ये 4 और हुए तो इसमें कितने हो जाएंगे? 9 टोटल। ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा? 9। देखिए, ताइवान से थोड़ा सा नीचे क्या है? फिलीपींस है, और मलेशिया से ऊपर ये साउथ चाइना सी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने उन्नत रक्षा सहयोग समझौते EDCA के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय तैयारी के लिए फिलीपींस में 4 नए स्थलों को खोलने की योजना बनाई है, जो 1 फरवरी को लागू हुआ था। उप पेंटागन प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि नए स्थल में सांता एना यानी कागयान में नौसेना बेस कैमिलो ओसियास में स्थित होंगे। गामू इसाबेल में कैंप मेलचोर डेला क्रूज, पलावन में बालाबाक द्वीप पे और कागयान में लालो हवाई अड्डा। ठीक है, ये 4 है। 5 मौजूदा साइटों के अलावा ये नए स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस सशस्त्र बलों की अंतर क्षमता को मजबूत करेंगे और भारत प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं सहित कई साझा चुनौतियों का समाधान करेंगे। आइए देखते हैं, बनारसी पान सहित कितने खाद्य पदार्थों को GI टैग मिला?
ठीक है, कितने हैं? 4। ये है बनारसी पान, जिसे अमिताभ बच्चन ने प्रसिद्ध गीत खाए के पान बनारस वाला में चित्रित किया गया था, को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया था। इसका मतलब यह है कि इन उत्पादों में उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट गुण है। बनारसी पान, जो अपने विशिष्ट स्वाद और सामग्री के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है, को बनारसी के 3 अन्य उत्पादों बनारसी लंगड़ाम, रामनगर भंटा यानी कि बैगन, आदम चीनी चावल के साथ जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। विशेषज्ञ रजनीकांत, जो जीआई में पद्म पुरस्कार विजेता हैं, ने इन उत्पादों के पदनाम की पुष्टि की। अब देख लेते हैं जीआई टैग क्या होते हैं। जीआई दर्जा यानी टैग एक विशिष्ट क्षेत्र से पारंपरिक उत्पादों की विशिष्ट पहचान है, जो पहचान है और गुणवत्ता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में मदद करता है। इन उत्पादों की मांग को बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह देखकर अच्छा लगता है कि सरकार और नाबार्ड जैसे संस्थान भारत के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग बौद्धिक संपदा संरक्षण का एक रूप है, जिसका उपयोग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को पहचानने के लिए किया जाता है और जिसमें उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है। जीआई टैग इंगित करता है कि उत्पाद की एक विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता है, जो अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। यह ऐसे उत्पादों की अनूठी पहचान की रक्षा करने और उनके विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। विपणन मतलब मार्केटिंग और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है, जो भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किस राज्य ने इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए शांत छत यानी कि कूल ठंडे यानी ठंडे छत कूल रूफ नीति लागू की है? मणिपुर, तेलंगाना, कर्नाटक या जम्मू एंड कश्मीर? हमारा आंसर तेलंगाना। तेलंगाना की कूल रूफ पॉलिसी भारत में अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणी प्रयास है। सभी नई इमारतों में ठंडी छतों का उपयोग करने और मौजूदा छतों के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने पर नीति पर प्रोत्साहन करने पर नीति का जो ऊर्जा की खपत को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा दक्षता, वायु गुणवत्ता, पर्यावरण पर नीति का प्रभाव महत्वपूर्ण है, जो इसे अन्य राज्यों के अनुसरण के लिए एक मॉडल बनाता है। तेलंगाना की कूल रूफ नीति के कार्यान्वयन का उद्देश्य राज्य को अधिक गर्मी प्रतिरोधी बनाना है। नीति राज्य भर में ठंडी छतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सौर परावर्तक, पेंट, टाइल या सीट जैसी ठंडी छत सामग्री के उपयोग को अनिवार्य करती है। भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त कार्य समूह की अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की? कौन सा? भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त कार्य समूह की अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की? राजकोट, नई दिल्ली, हैदराबाद या जोधपुर में? कौन सा? राजकोट, नई दिल्ली, हैदराबाद या जोधपुर? हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आइए देख लेते हैं कुछ इसके बारे में।
भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह की अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन है जल शक्ति मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले साल मार्च में सामरिक जल भागीदारी पर हस्ताक्षर के बाद से भारत डच सहयोग की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में की गई कुछ प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए नीदरलैंड सरकार को धन्यवाद दिया। मंत्री ने कहा कि सबमिशन में नदी संवेदनशील शहरों के लिए नदी शहर गठबंधन और नदी के कायाकल्प के लिए तकनीकी रूप से संचालित प्रकृति आधारित समाधान शामिल है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी भारत न्याय रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है? कर्नाटक, केरल, मेघालय और महाराष्ट्र। हमारा आंसर है कर्नाटक। किसमें? भारतीय न्याय रिपोर्ट 2022, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट यानी कि IJCR 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि IJR 2022 के अनुसार जो न्याय वितरण के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करती है, कर्नाटक राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष रैंक हासिल की है। रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानून सहायता जैसे कई मानदंडों पर विचार करती है। तमिलनाडु राज्य ने रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तेलंगाना ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 4 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य को चौथा, आंध्र प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य को 8वें स्थान पर रखा गया, जो रिपोर्ट में माने गए राज्यों में सबसे नीचे है। ठीक है, सबसे नीचे किसका है? उत्तर प्रदेश। यह रिपोर्ट 24 महीनों के क्वांटिटेटिव रिसर्च पर आधारित है। IJR 2022 पिछले दो की तरह अनिवार्य सेवाओं को प्रभावित ढंग से वितरित करने के लिए अपने न्याय वितरण ढांचे को सक्षम करने में राज्यों के प्रदर्शन को ट्रैक किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में जान लेते हैं। IJR रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में न्याय वितरण की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना है और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट व्यापक डेटा विश्लेषण पर आधारित है और इसे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए एक उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया है, ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां भारत में न्याय वितरण में सुधार की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों अर्थात पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के समग्र आंकड़ों पर आधारित है। कि इसमें 4 स्तंभ है, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के समग्र आंकड़ों पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट द्वारा 2019 में शुरू किया गया था और यह तीसरा संस्करण, कौन सा? 3rd है। फाउंडेशन के साझेदारों में सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, डच TISS प्रयास विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड हाउ इंडिया लाइव्स, IJR के डेटा पार्टनर शामिल हैं। कौन कौन से? सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, TISS प्रयास विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, हाउ इंडिया लाइव्स,
ठीक है, इतने सारे संस्थान हैं जो इसमें शामिल हैं। आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट न्याय प्रदान करने के 4 स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर अन्यथा मौन डाटा को एक साथ लाती है। प्रत्येक स्तंभ का विश्लेषण बजट, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता, बुनियादी ढांचे और राज्य के अपने घोषित मानकों और बेंचमार्क के प्रति रुझान के माध्यम से किया गया था। यह तीसरा आईजेआर देश के 25 राज्य मानवाधिकारों आयोग की क्षमता का भी अलग से आकलन करता है। कौन सा देश मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम? हमारा आंसर यूनाइटेड किंगडम। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग यानी कि एसएससी मानव वन्य जीव संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट यानी कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और सह अस्तित्व विशेषज्ञ समूह वैश्विक पर्यावरण सुविधा वित्त पोषित और विश्व बैंक के नेतृत्व वाले वैश्विक वन्य जीव कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान इकाई इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह मेजबानी कर रही है। कौन सा है विश्वविद्यालय? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 को ऑक्सफोर्ड यानी कि यूके में मानव वन्य जीव संघर्ष और सहअस्तित्व पर पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक नीति, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO पर आईयूसीएन आयोग के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और कई अन्य संगठन। सम्मेलन मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए अंतर्दृष्टि और समाधान पर चर्चा और बहस करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों, अंतर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों और स्वदेशी और स्थानीय समुदायों सहित कई प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। समाप्त।